अस्सलाम क्लास। आज हम देखते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग विच इज चैप्टर 33 ऑफ द बुक। की टॉपिक्स जो इसमें कवर करेंगे हम लीवरेज बायआउट्स का कॉन्सेप्ट जो हम पीछे डिटेल में नहीं डिस्कस किया हमने। फ्यूजन एंड फिशन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस हम देखेंगे। कॉन्ग्लोमरेट्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, यूनिक फीचर्स ऑफ लीवरेज बायआउट्स अगर हम देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो हमें ये पता चलती है कि जो फाइनेंसिंग है उसका लार्ज पोर्शन जो है वो आपने डेट से कर रखा है। किसकी फाइनेंसिंग? जिस बिजनेस को आप बाय आउट कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से ले रहे हैं? आप लोन ले रहे हैं किसी से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इस वजह से ये लीवरेज्ड बाय आउट कहलाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शेयर्स ऑफ द लीवरेज्ड बाय आउट नो लॉन्गर ट्रेड ऑन द ओपन मार्केट। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अब ट्रेड नहीं होंगे ओपन मार्केट। इसका मतलब है वो स्पेसिफाइड ब्रोकर्स के थ्रू होंगे, लेकिन ओपन मार्केट में उनकी ट्रेडिंग। जो पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ वैल्यू अगर हम देखें लिवरेज बाय आउट्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है चंक बॉन्ड मार्केट जो है वो आपके लिए जो है वो बहुत वैल्यूएबल सोर्स जो है वो बनेगा आपका। फिर कॉन्सेप्ट है आपका लीवरेज का, यानी आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो यूटिलाइज किया हुआ है। और चूंकि आपने लोन लिया है इस बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, जो एक्वायर किया आपने जिस बिजनेस को, वो ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का मतलब है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके और स्टेक होल्डर्स हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा बिजनेस जो है वो एक्वायर किया है आपने, जो जिसकी वजह से आपकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो रही है, तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उन पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, उसमें ये भी होगा कि आपकी जो है वो फंड्स के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ नहीं हो रहे, आपने उसको लोन लेके जो है वो किया। फिर इसी तरह जो है चूंकि लीवरेज है, आपने जो है वो इक्विटी या इक्विटी फाइनेंस नहीं किया, यानी नए शेयर इशू किए हैं, ना ही आपने क्या कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में से जो है वो पैसे लगाए हैं। तो आप जो है वो जो जो वो उस साइट पे जो सेविंग आपको होगी वो आप जो है वो इंसेंटिव्स में, शेयर होल्डर के इंसेंटिव्स में जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। लीवरेज की वजह से ऑब्वियसली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तो वो चेंज होगा ही होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका बहुत ज़्यादा चेंज होगा। इसकी वजह से आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि जिससे आपने लोन लिया है उसने, ऑर्गेनाइजेशन ने या बैंक ने, उसने आपसे जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक पोजीशन मांग ली है, जिसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग जो है आपको करनी पड़ती है। ठीक, लीवरेज बायआउट्स और लीवरेज रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो साइमल्टेनियसली आपको बेनिफिट भी दे सकती हैं और लॉसेस भी लॉन्ग रन में आपके लिए इनकर कर सकती हैं। बट देन आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो थर्ड पार्टी है, वो हमेशा डिटेल्ड एवेल्युएशन के बाद फंडिंग करती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में कोई पोटेंशियल नज़र आएगा तो वो आपको जब फाइनेंस करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पे जब वो मार्केट में जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है। और वो बेनिफिट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को नहीं जाने दे रहा। इस वजह से वो हमने कंडीशन जो पड़ी थी कि उसकी जो ओपन मार्केट में ट्रेड है शेयर्स की, वो नहीं होगी। सो उसका जो है वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन ही एब्जॉर्ब करेगी, और उसका जो बेनिफिट है वो शेयर होगा आपके जो फाइनेंसर है इस केस में उसके साथ, जिसकी वजह से आपके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नज़र आएगा। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर फर्ज करें आपका बाय आउट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता,
और जिसकी वजह से आपकी शेयर प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन पे जाती हैं, तो वो ओपन मार्केट में ना होने की वजह से आपका जो शेयर प्राइस है वो किसी हद तक स्टेबलाइज की जा सकती है। सो 10 लार्जेस्ट लिवरेज बायआउट्स जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं उसमें अगर हम देखें तो एक्वायरर KKR है और उसने जो है वो 3 कंपनीज को एक्वायर किया है, RJR, विस्को है, बीट राइस है और सेफनी। इंडस्ट्री बेसिकली इनकी फूड एंड टोबैको है, सेफ वेज है वो सुपर मार्केट्स में था। ईयर आपका 89, 86 और 86 में ये काम हुआ और वैल्यू इन मिलियन अगर आप देखें इतनी बड़ी जो है वो ये इन्वेस्टमेंट है, 24.72 मिलियन जो है वो आपके डॉलर्स इन्वेस्ट हुए। थॉमसन कंपनी ने साउथलैंड को जो है वो 7-Eleven जो कंपनी थी, कन्वीनियंस स्टोर थे बेसिकली ये, सुबह 7 से रात 11 बजे तक जो है वो ये ओपन होते थे। ये 1987 में एक्वायर किया बाय पेइंग 4,000 मिलियन। इसी तरह KKR आपको आगे भी नजर आता है। इन टॉप 10 में KKR की जो है वो 5 जो है वो एक्वायर्स आपको नजर आती हैं। सो KKR आपको पैन एम सेट भी परचेज करता हुआ नजर आता है 4,380 मिलियन डॉलर्स पे करते हुए, और बहुत हमें रियल लाइफ में मिल जाएंगे। अब अगर हम LBOs में एक कॉन्सेप्ट देखें कॉर्पोरेट कंट्रोल का, द पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, ये बेसिकली कॉर्पोरेट कंट्रोल में आपके आती है। 2 एलिमेंट आ गए, एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस किसके पास है, वो इंडिविजुअल्स के पास हैं, बोर्ड के पास हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस ऑब्वियसली मॉडल्स में वेरी करता है, लेकिन जितनी भी कंपनीज हैं ऑब्वियसली उसमें बोर्ड के पास जो है वो पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कॉर्पोरेट कंट्रोल उसके पास है। यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और उसमें बेसिकली आपका रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, शेयर होल्डर्स की वोटिंग का, जो प्रॉक्सी फाइट्स हैं उनका, एंड टू एक्शंस टेकन बाय द शेयर होल्डर्स टू इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट डिसीजन। और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कॉर्पोरेट डिसीजंस को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन से एक्शंस उनके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सारे इश्यूज जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिस्कस करते हैं। फिर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। सो यानी जो बिजनेस की जो हायरार्की है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें उस आर्किटेक्चर में फाइनेंस का कहाँ कहाँ पे रोल है और वो कितने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, तो ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कहलाएगा किसी भी। The difference between leveraged buyouts and ordinary acquisitions क्या है? A large fraction of purchase price is debt financed. ये हम पहले बात कर चुके हैं। The LBO gives private, the LBO goes private and its share is no longer traded on the open market. ये हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। LBOs के 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये बना कि हाई डेट है, प्राइवेट ओनरशिप हो गई है, और इंसेंटिव्स है वो इसमें बहुत ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे इंडिविजुअल्स को, मैनेजर्स को, वर्कर्स को। सो वो इंसेंटिव्स जो है वो आपको एक बैलेंस करने में, ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजमेंट में खास तौर पे बैलेंस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। फिर अब एक कॉन्सेप्ट है बिजनेसेस का स्पिन ऑफ का। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट कंपनी जो है वो स्टार्ट हो जाए आपकी, वो कैसे हो जाए, बाय डिटैचिंग पार्ट ऑफ अ पेरेंट कंपनीज एसेट्स एंड ऑपरेशंस। सो एक तो था एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट, मर्जर्स का कॉन्सेप्ट, एक उससे अपोजिट अब ये हो रहा है स्पिन ऑफ्स है कि एक ही बिजनेस में से आप जो है वो स्मॉलर मैनी बिजनेसेस जो है वो क्रिएट कर, तो जो पेरेंट कंपनी है उसमें से आप जो है वो एक स्मॉलर कंपनी क्रिएट कर। पेरेंट कंपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप स्पिन ऑफ कर रहे हैं, उससे डिटैच कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली अब अपना सारा काम करेगी। आप उसमें अपना कोई ओनरशिप स्टेक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं एज ए पेरेंट कंपनी। अगर आप नहीं रखना चाहते, मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पिन ऑफ जो है वो 2 रीजंस की वजह से होती हैं, या तो आपको लॉसेज हो रहे होते हैं, या आपको जो है वो
वो बिजनेस मॉडल उस कंपनी का जो 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 आप सब्सिडरी है, आपकी अटैच्ड फर्म है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली डिफरेंट है आपकी पेरेंट कंपनी से, तो इस वजह से आप उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस देने के लिए स्पिन ऑफ करवा देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कार्व आउट्स, सिमिलर टू स्पिन ऑफ्स है, लेकिन एक्सेप्ट दैट शेयर्स इन न्यू कंपनी आर नॉट गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग को नहीं देते, बल्कि उसे हम पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो है वो जनरल पब्लिक को देते हैं। उसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसके बाय आउट शेयर्स खरीद लें तो खरीद लें, लेकिन इसमें जो है वो कार्व आउट्स में ऑफर जनरल पब्लिक को किए जाते हैं। इसका मतलब है कि स्पिन ऑफ में जनरल पब्लिक को वो ऑफर नहीं किए जाते, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। इस तरह एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेटाइजेशन का, द सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी टू अ प्राइवेट इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान में बहुत सो वी आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। मोटिव्स क्या होते हैं प्राइवेटाइजेशन के? एफिशिएंसी बढ़ जाए, जो ओनरशिप है वो शेयर हो जाए, और जो रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट है वो किसी तरह से इंक्रीज कर जाए, या एटलीस्ट लॉसेस जो है वो खत्म हो जाए। जैसे हम पाकिस्तान स्टील और रेलवे के बारे में अक्सर बात करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्लोमरेट्स का, द लार्जेस्ट conglomerates of 1979 ranked by sales compared with the US industrial firms. So सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जो है वो आपको सेल्स के हिसाब से इस कैटेगरी में यूएस इंडस्ट्रियल फर्म्स में वो था इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ITT, जो वो 8वें नंबर पे सेल्स के हिसाब से रैंक्ड है। और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी को टच करता है? 38 इंडस्ट्रीज में यानी उसके कंसर्न्स थे। 15 नंबर पे आपको सेल्स रैंक में मिलता है टेनेको, जिसमें 28 इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस इसमें शामिल थे। सो 42nd नंबर पे गल्फ एंड वेस्टर्न इंडस्ट्रीज सिर्फ 4 है, और आपकी जो 51 नंबर पे है लिटन इंडस्ट्रीज, उसमें 19 इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस किए। LTV जो है वो 18 में किया और वो रैंक है 66। सो कॉन्ग्लोमरेट बेसिकली एक लार्जर पेरेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंडर जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस। फिर एक कॉन्सेप्ट था प्राइवेट इक्विटी ओनरशिप का। तो जब आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो आप जो है वो सारी इक्विटी आप ही की है, लेकिन अगर आपका जो पार्टनरशिप में आ जाते हैं, पार्टनरशिप में आपके पास वो स्प्लिट हो जाती है, और फिर जब कंपनी में आते हैं तो वो रिसोर्सेज है वो बहुत सारे आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट फेज है उसमें देखें, जनरल पार्टनर आपका जो है वो 1% ऑफ कैपिटल अगर पुट इन करे तो इसका मतलब है 100 इंडिविजुअल से आपका ये बिजनेस स्टार्ट होगा। तो ये लिमिटेड पार्टनर्स जो हैं वो पुट इन कर रहे हैं 99% ऑफ द कैपिटल, और फिर नेक्स्ट स्टेज में वो ऑब्वियसली वो कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक कंपनी, 2 कंपनीज, जितनी आप बनाना चाहें, और वो बनती हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज। जब कंपनी बनते हैं तो ऑब्वियसली आप फिर सेल और IPO ऑफ कंपनी करते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, तो आप फिर डिमांड कर रहे होते हैं कि जी हमारे साथ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे लिमिटेड पार्टनर्स गेट इन्वेस्टमेंट बैक, और उस वक्त जो है वो 80% ऑफ द प्रॉफिट्स जो लिमिटेड पार्टनर्स जो एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आए थे वो ले जाते हैं, और ये उनका पे आउट फेज होता है। बेसिकली जो जनरल पार्टनर है उसको 80% ऑफ दी 20% ऑफ दी प्रॉफिट्स मिलते हैं, और जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनको 80% मिल जाते हैं। अच्छा जी, कॉन्ग्लोमरेट्स में देखें अगर हम KKR पार्टनर होल्डिंग के हवाले से, तो देखिए उसने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कितनी एक जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। केमिकल्स में 2 कंपनियां हैं, उनकी कम्युनिकेशन में 6, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 3, एनर्जी में 2, फाइनेंशियल सर्विसेज में 4, हेल्थ केयर में 3,
होम बिल्डिंग में 1, होटल एंड लीजर में 1, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो वो 8 हैं, मीडिया और एजुकेशन में 1 है। बैंक्रप्सी का एक कॉन्सेप्ट है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आप बिजनेस की जो पेमेंट्स हैं वो ना कर पाएं, तो वो पॉसिबल होता है आपका जो है वो बिजनेस मॉडल अगर वायबल ना हो, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है विद शेयर होल्डर्स वो खत्म होना शुरू हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिजनेस ऑपरेशंस में आपको कंटिन्यूसली लॉसेस सफर करने पड़े, तो आपको जो है बैंक्रप्सी आ जाती है। अगर हिस्टोरिकली आप लॉसेस सफर कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो आपकी जो बैंक्रप्सी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑल ऑफ अ सडन बैंकरप्ट नहीं है। उसमें जो फ्रॉड का एलिमेंट है अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग मैनेजमेंट में, जिसे हम क्रिएटिव अकाउंटिंग भी बाज़ औक़ात कहते हैं, उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बैंक्रप्सीज हुई। सबसे बड़ा जो हमारे पास स्कैंडल था इस एरा का था, ये 3 कंपनियां हैं, वर्ल्डकॉम, एनरॉन और कनेस्को। ये जो डॉट कॉम बबल है उसको बर्स्ट करने में इन 3 कंपनियों की बैंक्रप्सी का जो है ना बड़ा हाथ है। वर्ल्डकॉम बैंक्रप्ट हुई है 2 जुलाई को, जुलाई 2002 में, एनरॉन जो है वो दिसंबर 2001 में और कनेस्को दिसंबर 2002 में। ये आगे पीछे 3 कंपनियां, और बैंक्रप्सी से पहले उनके एसेट्स कितने थे देखिए, 103.9 बिलियन डॉलर। एनरॉन जो है वो 63.4 और कनेस्को के 61.4। उससे पहले भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं टेक्सिको की, अप्रैल 87 में 35.9 मिलियन। सो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका सितंबर 88 में ये 33.9 बिलियन डॉलर्स का जो है वो प्री एसेट्स थे, और वो अचानक जो है फिर बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ। अच्छा, 2001-2 में ये और कंपनीज भी उसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। जो डॉट कॉम बबल के बस्ट होने में ग्लोबल क्रॉसिंग है, 30.2 बिलियन डॉलर्स का एसेट्स थे जो बैंकरप्ट हो गए। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक अप्रैल 2001 में, और यूएएल जो है वो दिसंबर 2002 में बैंकरप्ट हो। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।